नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। होर्मुज जलडमरू मध्य, भारत की कूटनीतिक कोशिश जारी। होर्मुज से कुछ जहाजों को मिली गुजरने की अनुमति। भारत सरकार ने बताया एलपीजी लेकर कब आएंगे 2 जहाज। मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी 28 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जिन पर 778 भारतीय नाविक सवार हैं। इनमें से 24 जहाज होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में हैं, जबकि 4 पूर्वी हिस्से में। इन जहाजों में 3 एलएनजी कैरियर, 11 एलपीजी कैरियर और 8 क्रूड ऑयल टैंकर शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 2,15,000 टन एलएनजी, 4,15,000 टन एलपीजी और 1.75 मिलियन टन क्रूड ऑयल ले जा रहे हैं। पहले की रिपोर्ट्स में यह संख्या 27 से 38 तक बताई गई थी, लेकिन ताज़ा अपडेट्स 28 पर स्थिर हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण ये जहाज फंसे हैं और भारत इनके सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है। इस कूटनीतिक प्रयास के तहत ईरान ने हाल ही में कुछ भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। इनमें 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं, लेकिन अधिकांश जहाजों के लिए अभी भी अनुमति का इंतजार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के सुरक्षित रास्ते सुनिश्चित करना है, जबकि क्षेत्र में स्थिति अभी भी बेहद जटिल बनी हुई है। भारत सरकार ने बताया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी लेकर गुजर चुके हैं। ये जहाज 16 और 17 मार्च को भारत के बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पर्शियन गल्फ क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में उनके साथ कोई नकारात्मक घटना नहीं हुई। होर्मुज स्ट्रेट के पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी आज सुबह होर्मुज स्ट्रेट से गुजर गए हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि ये जहाज मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पर पहुंचेंगे। मुंद्रा में 16 मार्च और कांडला में 17 मार्च को इनके पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसके बाद अब पर्शियन गल्फ में 22 भारतीय झंडे वाले जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक हैं। हम इनकी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खार्ग द्वीप पर अमेरिकी बमबारी का दावा। ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच आज जंग का 15वां दिन है। अमेरिका ने इस बार ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के खार्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को रात भर की बमबारी में तबाह कर दिया गया। यह अहम द्वीप उत्तरी खाड़ी में है और ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का केंद्र भी है। वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसके तेल ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी की मौत हुई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी द्वीपों पर हमला किए जाने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के हित, जिनमें बंदरगाह, डॉक और सैन्य ठिकाने शामिल हैं, वैध निशाने पर हैं। यह जानकारी ईरानी सरकारी मीडिया ने दी। अपने बयान में आईआरजीसी ने यूएई के निवासियों से अपील की कि वे आम नागरिकों की जान माल के नुकसान से बचने के लिए बंदरगाहों, डॉक और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खाली कर दें। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने शनिवार को कहा कि तेहरान के साथ युद्ध एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने ईरान के खार्ग द्वीप पर स्थित तेल निर्यात केंद्र पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों की सराहना की। काट्स ने एक टीवी बयान में शीर्ष सैन्य अधिकारियों से कहा कि ईरान के खिलाफ वैश्विक और क्षेत्रीय संघर्ष, जिसका नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, अब और तेज हो रहा है और एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी आवश्यकता होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ओवैसी ने बताया स्वागत योग्य। ओवैसी बोले, उत्तर प्रदेश की पुलिस इससे सबक ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले पर आए फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत योग्य बताया है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, जिसमें संभल पुलिस के उस अजीब आदेश को खारिज किया गया है, जिसमें निजी जगह पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने की बात कही गई। ओवैसी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, आम लोगों की नहीं। यूपी में यह एक पैटर्न बनता जा रहा है। एक मामले में मुसलमानों को घर के अंदर नमाज पढ़ने पर हिरासत में लिया गया। संभल में कहा जा रहा है कि निजी जगह पर 20 से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी पुलिस इससे सबक ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को झटका, नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और इसके नाम पर धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रशासन ने रमजान के दौरान गाटा नंबर 291 स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 20 तक सीमित कर दी थी, जिसके खिलाफ मुनीसिर खान ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अगर अधिकारी कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं, तो एसपी और जिला कलेक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए या ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पूजा स्थल निजी संपत्ति है तो वहां इबादत के लिए राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यह फैसला संभल में पहले हुए शाही जामा मस्जिद विवाद और हाल के सांप्रदायिक तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान विवाद पर चीन की अपील। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी से फोन पर बात की। चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए कहा है। भारत में चीनी राजदूत शू फेहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वांग ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की समस्याएं सिर्फ बातचीत और सलाह मशवरा से ही हल हो सकती हैं। ताकत का इस्तेमाल करने से हालात और उलझेंगे और टकराव बढ़ेगा, जिससे किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को खतरा होगा। शू फेहोंग ने आगे लिखा कि चीन ने कहा कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मेलजोल बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए प्रयास जारी रखने को तैयार है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई भी कर चुके हैं। 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी, अमित शाह ने पंजाब सरकार को बताया आम आदमी पार्टी का एटीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ऐलान किया कि बीजेपी 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है। मोगा में बदलाव रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी अब राज्य में छोटा भाई बनकर चुनाव लड़ने से थक चुकी है और अब अपनी सरकार बनाने का अभियान शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल को आजमा लिया, अब बीजेपी को मौका दें। शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव में पंजाब में मिले लगभग 19% वोट शेयर को पार्टी के लिए मजबूत आधार बताया। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर 1 महीने के भीतर धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा और 2 साल में राज्य से नशे के कारोबार को खत्म किया जाएगा। शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला और पंजाब सरकार को आम आदमी पार्टी का एटीएम बताया। ट्रंप का फेक न्यूज मीडिया पर हमला, बोले ईरान हार चुका है। अमेरिका रूसी तेल खरीदने की कई देशों से गुहार लगा रहा। ईरान, पूर्वी एशिया में भी तनाव, उत्तर कोरिया ने दागी 10 मिसाइलें। ईरान के खर्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। ट्रंप, ईरान की यूएई में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमले की धमकी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका के रुख की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। अरागची की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अस्थायी रूप से इन प्रतिबंधों में ढील दी है ताकि भारत जैसे देश समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल खरीद सकें। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्बास अरागची ने लिखा कि अमेरिका महीनों तक भारत पर रूसी तेल आयात रोकने का दबाव डालता रहा, लेकिन ईरान के साथ सिर्फ 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद व्हाइट हाउस अब भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूसी तेल खरीदने की अपील कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी युद्ध का समर्थन इस उम्मीद में किया कि इससे रूस के खिलाफ उसे अमेरिका का साथ मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेक न्यूज मीडिया अमेरिका की सेना की ईरान के खिलाफ कार्रवाई को सही तरीके से नहीं दिखा रहा। ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फेक न्यूज मीडिया यह बताने से कतराता है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी तरह हार चुका है और समझौता करना चाहता है, लेकिन ऐसा समझौता मुझे अभी मंजूर नहीं है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।
दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक ये मिसाइलें राजधानी प्योंगयांग के पास स्थित सुनान इलाके से दागी गईं और करीब 340 से 350 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद समुद्र में गिर गईं। इनका रुख जापान के समुद्री क्षेत्र की ओर था। हालांकि जापान ने कहा कि मिसाइलें उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी और किसी नुकसान की खबर नहीं है। यह लॉन्च ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिन्हें उत्तर कोरिया खुद पर आक्रमण की तैयारी बताता है। बता दें कि उत्तर कोरिया पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, फिर भी वह अपने हथियार कार्यक्रम को जारी रखे हुए है। वहीं किम जोंग उन ने रूस के साथ सैन्य सहयोग भी बढ़ाया है और यूक्रेन युद्ध में मॉस्को को सैनिक और हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई और 9 अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन यानी करीब 83 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की है। यह घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत की गई। अमेरिका का आरोप है कि ये अधिकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC से जुड़े हैं, जिसे 2019 में अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इनाम की लिस्ट में अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल यहया रहीम सफावी, ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिसानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब जैसे नाम शामिल हैं। सोनम वांगचुक की NSA हिरासत मोदी सरकार ने रद्द की। कहा, सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाया ये कदम। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत जारी हिरासत को वापस लेने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख में शांति, स्थिरता और सभी हितधारकों के साथ सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। उस दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हिरासत के बाद उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया और वे करीब 5 महीने तक वहां रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। रिहाई से 2 दिन पहले वांगचुक ने कहा था कि वे आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन आगे की लड़ाई संवाद और एकता के साथ जारी रहेगी। असम से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस देश में दहशत फैलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को असम के सिलचर में 23,550 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर लोगों में डर और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कई संघर्षों का सामना कर रही है, तब केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि उसका असर देश के लोगों पर कम पड़े, लेकिन कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना तरीके से दहशत फैलाने में लगी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक पूर्वोत्तर के विकास को नजरअंदाज किया और पराग घाटी को समुद्र तक पहुंचने से वंचित कर दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।